नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का आपके लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स डिस्कशन भी करूंगा और कुछ कंपनीज के न्यूज भी आया है। वो न्यूज आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि उस न्यूज के अंदर ही आपको पता चलेगा कि कंपनी के अपकमिंग विजन क्या है और उसका मिशन भी क्या है। तो चलो एक एक करके वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप मार्केट रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसको आप LTTS नाम से भी आप जानते हैं। तो LTTS जो है वो एक IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए लार्ज कैप सेक्टर के ऊपर देखने को मिलता है। लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप सेक्टर के ऊपर कंपनी का नाम ऐड होता देखने को मिला है। एक टाइप कंपनी स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी आईटी जो सॉल्यूशंस कंपनी है, सर्विसेज कंपनी है, उस सेक्टर के ऊपर देखने को मिलता था। इसका मतलब कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। तो L&T टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर सबसे बड़ा अपडेट्स मुझे जो देखने को मिला कंपनी के सेल्स का डेटा। देखिए कंपनी का सेल्स पिछले बार की तुलना से अच्छा खासा हुआ, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी अच्छा खासा हुआ। तो कंपनी का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार यहाँ पे एक ही रेंज के हिसाब से देखने को मिला। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिए, कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में छोटा मोटा प्रॉफिट को इंक्रीज किया। कहने का मतलब है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उस तरीके से ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ है। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो प्रोमोटर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करूँ तो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने खुद का होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है, जैसे FS ने थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाया और DS के बारे में चर्चा करूँ तो DS ने भी देखिए छोटे मोटे स्टेक यहाँ पे ऐड किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर उसी टाइम से होल्डिंग उठा रहा है जब इस कंपनी के ऊपर एक शेयर में बिग करेक्शन हुआ है। तो जानते हैं आज सस्ते दामों में डिस्काउंट प्राइस में इस कंपनी का शेयर मिला है, कल शायद मुझे ना भी मिल सकता है। इसके ऊपर अभी से मैं फोकस रखूंगा। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा आप देखेंगे तो अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है क्योंकि सस्ते दामों में प्राइस के ऊपर हर कोई इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इसलिए अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी किया जा रहा है। अगर इसी चार्ट के बारे में बात करूं तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो शानदार तरीके से क्या बना, आप सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न किस इस तरीके से बना और यहाँ पे देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया और वही लेवल तक आप पहुंचे जहां पे कंपनी का सपोर्ट था। तो बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी को ऊपर ही जाना था तो नीचे क्यों आया। देखिए हर कोई ऊपर नहीं जाता। तो देखिए एक बातचीत कहा जाता है कि हर किसी के मरने के बाद वो ऊपर ही जाते हैं, तो स्टॉक को तो ऊपर जाना ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कंपनी में दम है तो वो अच्छा खासा ग्रोथ करके ऊपर जाएंगे। हाँ कभी कभी रिट्रेसमेंट भी आएगा। अभी इस तरीके से रिट्रेसमेंट कब कब आते हैं, देखिए दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाई किए थे और जितनी क्वांटिटी यहाँ पे बाई करना चाहिए था उसको तो उतना क्वांटिटी वो बाई नहीं कर पाए। इसका मतलब वो इतना बाई यहाँ पे नहीं कर पाए, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी उसको और भी ऐड करना था वो इसीलिए नीचे भी आया और नीचे लेके आए और भी क्वांटिटी ऐड करने के लिए। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, उसको रिटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर से वो रिवर्सल करने का चांसेस है। अभी देखा जाएगा मार्केट का क्या हालत है, उस बेसिस में आगे चल के क्या होने वाला है उसको पता आपको रहेंगे। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, IT स्टॉक टू ग्रीन आफ्टर द कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं, कोलाबोरेट विद द गूगल फॉर जेनरेटिव AI टेक्नोलॉजीज। तो IT सेक्टर में और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है क्योंकि गूगल जो AI टेक्नोलॉजीज जो जेनरेटिव AI टेक्नोलॉजीज है वो इस कंपनी के साथ डील अप किया है, LTT के साथ डील अप किया है कि LTT डेवलपमेंट करेंगे गूगल का जो AI टूल्स है उसको डेवलपमेंट काम किसको दिया, LTTS को। तो सोचिएगा कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस कितना ज्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि AI फीचर में अच्छा खासा सबसे ज्यादा ग्रोथेबल एक फॉर्मूला देखने को मिला है और उस बेसिस में मुझे लगता है कि इस सेक्टर में कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एस्ट्रॉल। देखिए एस्ट्रॉल
एस्ट्रल एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी इंडिया के नंबर 1 5 बेचने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी के मैं कंपटीटर दिखा दूं तो कभी कभी सुप्रीम नंबर 1 हो जाते हैं, कभी कभी एस्ट्रल नंबर 1 हो जाते हैं। तो ये हमेशा कंपटीशन चलते रहते हैं। और प्लास्टिक जो पीवीसी पाइप्स है उस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी लीडर है। तो एक बात को आपको याद रखना है कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और इस सेक्टर का ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से इंडिया का पर कैपिटल इनकम बढ़ा है, तो लोगों का जो घर करने के लिए और बाकी कामों के लिए तो पाइप्स का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है एस्ट्रल पाइप के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ के साथ साथ अच्छा खासा रिजल्ट भी पब्लिश किए। पिछली बार का जो रिजल्ट था करीबन 1100 करोड़ के आसपास, वो बार की इस बार हो चुके 1300 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस भी कंपनी 1000 करोड़ के आसपास किए थे, इस बार 1100 करोड़ का एक्सपेंस किया। और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, परसेंटेज वाइज दिखाए तो 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछली बार हुआ था, इस बार 16% के आसपास है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का क्या बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल नहीं। 75 करोड़ से बढ़ के हो चुके 132 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट तो हुआ, वो किस बेसिस में? ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। मगर क्वार्टर को वो कंपनी क्या क्या बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब जो एस्टिमेट है क्वार्टर का, उसको वो बीट नहीं कर पाया। इस बात को आपको याद रखना है कि जब कोई किसी कंपनी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ को आपको जरूर मेजर करना होगा। अभी चर्चा करूं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वहां पे देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक क्या किया, एफएस ने क्या किया, होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। और तब होल्डिंग को इंक्रीज किया जा रहा है जब इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो डीएस ने भी कंटिन्यूसली होल्डिंग को एक ही रेंज के हिसाब से रखा और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिला। अभी लास्ट कुछ वीडियोस का डेटा दिखा दूं तो कंपनी में उतना ज्यादा खास डिलीवरी देखने को नहीं मिला। पहले तो अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा था, उसके बाद देखिए डिलीवरी थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। कोई बात नहीं, फिर से वो रिकवरी जरूर कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। कब बना उसके बाद एक हैंडल किट हुआ और फाइनली मैं इंतजार कर रहा हूँ जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा तो एक बड़ा सा एंटी यहाँ पे बन सकता है। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए, जब मौका मिलेगा तब भी इस कंपनी के ऊपर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, इस बैंक के ऊपर आपको दो चीज याद रखना होगा कि कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ किया और जिस तरीके से एक स्मॉल कैप से आज लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं, तो उस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर आपको हाई ग्रोथेबल सिचुएशन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और आईडीएफसी बैंक ने एक अच्छी काम यहाँ पे दिखा है, वो है कंपनी के रिजल्ट में। देखिए 5,400 करोड़ से बढ़ के हो चुके आज सेल, मतलब रेवेन्यू जो है वो बढ़ के हो चुके 7,300 करोड़। देखिए कंपनी बैंक तो कोई सेल नहीं करता, तो इसलिए हमेशा आपको रेवेन्यू दिखेगा, मतलब जो सर्विसेज देते हैं उसके हिसाब से कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। मतलब मान के चलिए बस बस वाला जो टिकट बेचते हैं वो क्या वो सेल्स कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो रेवेन्यू कमा रहा है। वो आपको टिकट बेचकर रेवेन्यू कमा रहा है। सेल्स कौन सा लोग कर रहे हैं? मान के चलिए आप कोई कोलगेट से आप कोलगेट खरीदारी कर लीजिए और मरीको से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद, आज आज मान के चलिए टाटा की गाड़ी आप खरीदारी कर रहे हैं, मारुति गाड़ी खरीदारी कर रहे हैं, तो वो एक सेल्स का हिसाब से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको रेवेन्यू दिखेगा, तो रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और अलग लेवल का कंपनी का इंटरेस्ट और एक्सपेंस देखने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है आप देखेंगे तो पिछले सालों को अच्छी तरीके से कंपनी बीट किया। और बीट करने के बाद कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस था, मगर एक वीकनेस अभी भी है, कंपनी क्वार्टर को अभी तक बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब अभी भी थोड़ा सा वीकनेस प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। सेल्स अच्छा हुआ, अच्छी बात है, मगर सेल्स अच्छा होने से कुछ फायदा नहीं है अगर कंपनी एक्सपेंस को और कंपनी को जो कर्जा देना है, जो कर्जा है उसको अगर सही टाइम में रीपेमेंट ना करे तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिला है। अगर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा। देखिए डीएस एफआईएस ने क्या किया, होल्डिंग्स को बढ़ा दिया, डीएस ने क्या किया, होल्डिंग्स को बढ़ा दिया और पब्लिक ने क्या किया, माल को बेच दिया। तो यही होते हैं सिचुएशन, जब कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तब उस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करते हैं पब्लिक, और जब उसके ऊपर माल बेचना चाहिए था तब वो माल बेचेंगे नहीं, वो कंटिन्यू करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, आप एज ए रिटेल पब्लिक के जैसे नहीं। तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग ट्रेड हो रहा है 40 to 45% के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे हाई ग्रोथेबल देखने को मिल सकता है। अभी चर्चे के बारे में बात करो, इस कंपनी के चर्चे के बारे में बात करो तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है
वो तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ अभी कंपनीज के ऊपर। चलो एक चीज मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, कंपनी का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में दो चीज आपको देखना पड़ेगा। वो है कंपनी का रिजर्व। देखिए रिजर्व तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। अभी क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि सर बहुत बार आपने बोल चुके हैं कि कोई भी कंपनी का कर्जा अगर ज्यादा हो तो उस कंपनी से दूर रहना। तो यहाँ पे तो कर्जा बहुत ज्यादा है, क्या इस कंपनी से दूर रहूं? देखिए पहली बात, एक कोई कंपनी नहीं है, ये एक बैंक है। तो बैंक ऑब्वियसली एक कंपनी है, तो बैंक जब भी कोई कर्जा ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब आप ये बात को याद रखना कि बैंक उस पैसे को लेकर कस्टमर को वो लोन देंगे, वहां से वो इंटरेस्ट कमाएगा। तो वो बैंक हमेशा आपको इस तरीके से डेटा दिखा रहा है कि उसके पास ज्यादा कर्जा है, इसका मतलब बैंक अच्छा खासा काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ, कोविड के बाद इस कंपनी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लगातार बाइंग हुआ, उसके बाद देखिए एक पैटर्न स्केल हुआ, यहाँ पे पैटर्न्स कुछ का विद हैंडल पैटर्न स्केल हुआ, फाइनली उसका ब्रेकआउट भी हुआ। और देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कुछ थोड़ा सा ऊपर गया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि इतने ज्यादा ऊपर जा रहे तो कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेगा। तो फाइनली रिट्रेसमेंट किया, और मुझे लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट भी आपको नीचे दिखेगा। अगर नीचे साइड में ट्रेड करे तो नीचे में इस लेवल तक उसको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पे लॉन्ग जर्नी के लिए इस तरीके से ट्रेड मेरे तरफ से मैं जरूर इसके ऊपर ट्रेड ले चुका हूँ, और लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत बड़ा एक लॉन्ग जर्नी है। तो इसमें आपका क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम आप देखेंगे प्रोक्टर एंड गैम्बल, जिसको आप पीएनजी नाम से जानते हैं। इस कंपनी के ऊपर बात करूं तो एक एफएमसीजी सेक्टर से काम करते हैं, और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है डिविडेंड का। कंपनी 1050% के आसपास डिविडेंड देने वाला है, क्योंकि इसका जो करंट जो डिविडेंड प्राइस है वो 105 के आसपास है। और ये जो डिविडेंड है कंपनी का फाइनल डिविडेंड है। देखिए दो तरीके से डिविडेंड दिया जाता है, एक इंटरिम डिविडेंड और दूसरा फाइनल डिविडेंड। अभी क्वेश्चन आएगा सर इंटरिम डिविडेंड होता क्या है और फाइनल डिविडेंड होता क्या है? देखिए इंटरिम डिविडेंड का मतलब है कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद डिसीजन लेंगे कि कितना डिविडेंड कस्टमर को मैं दे सकता हूँ। और फाइनल डिविडेंड वो होता है कि कंपनी प्रोमोटर के साथ साथ जितने सारे शेयर होल्डर है उससे भी उसको परमिशन लेना पड़ेगा कि जो डिविडेंड वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं क्या उसका भी राय क्या है। अगर वो वोटिंग से उसको राय पॉजिटिव देते हैं, ज्यादा वोटिंग्स किया जाता है, तब उस डिविडेंड को फाइनली क्लियर किया जाता है। तो इसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।